नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब बारी दूसरे चरण की है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में इंडिया गठबंधन का सफाया हो चुका है। पीएम के निशाने पर एक बार फिर राहुल गांधी आए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के शहजादे को अमेठी से भागना पड़ा था, वैसे ही वो अब वायनाड छोड़कर भी भाग जाएंगे। पीएम ने राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी पर भी तंज करते हुए कहा कि कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत कर आते थे, वो इस बार राज्यसभा के रास्ते अंदर जाकर बैठेंगे। पीएम मोदी के निशाने पर राहुल गांधी एक बार फिर आए, सोनिया गांधी रही और पूरा का पूरा गांधी परिवार रहा। पहले पीएम के निशाने पर केजरीवाल थे। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से एक बार फिर से गांधी परिवार निशाने पर है। और क्या कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगी, यह सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो कि अग्निवीर योजना, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। क्या दूसरे फेज में राहुल वर्सेस मोदी एक बार फिर देखने को मिलेगा? और क्या सच में वायनाड के अलावा कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के लिए कोई और सुरक्षित सीट भी ढूंढनी पड़ेगी? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट। पहले अमेठी की सीट छोड़ी, क्या अब राहुल वायनाड की सीट भी छोड़ने वाले हैं? अगर वायनाड छोड़ा तो कहां जाएंगे राहुल गांधी? क्या गांधी परिवार अपने ही परिवार के सदस्य को वोट नहीं दे पाएगा? ये सवाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली की सीट को कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। ये दोनों सीटें गांधी परिवार की रही हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल को अमेठी सीट से हार मिली, जिसके बाद राहुल वायनाड चले गए। तो सोनिया गांधी भी लोकसभा छोड़ इस बार राज्यसभा पहुंच गई, यानी कि रायबरेली की सीट को छोड़ दिया। तो क्या कांग्रेस का गढ़ रायबरेली और अमेठी ध्वस्त हो चुका है? पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद दूसरे चरण की तैयारी है। पीएम मोदी के हमले अब कांग्रेस और गांधी परिवार पर शिफ्ट हो गए। पीएम के निशाने पर राहुल गांधी हैं। पीएम मोदी ने राहुल की अमेठी में हार और अब वायनाड में राहुल को लेफ्ट से मिल रही टक्कर को लेकर हमला बोला। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने राहुल गांधी के लिए भविष्यवाणी की। उन्होंने नांदेड़ की जनसभा में दावा किया कि राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद किसी दूसरे क्षेत्र से नामांकन करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को अब वायनाड से डर लग रहा है। वो अब अमेठी की तरह वायनाड भी छोड़कर भागेंगे। कांग्रेस पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद गांधी परिवार पहली बार खुद अपनी ही पार्टी को वोट नहीं देगा, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है। कांग्रेस के जो शहजादे हैं, उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। तो कभी केजरीवाल और ममता पर हमलावर रहे पीएम मोदी का फोकस अब कांग्रेस और राहुल गांधी पर शिफ्ट हो गया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई, रोजगार, अग्निवीर योजना को लेकर घेर रहे हैं। दो तरीके के शहीद बना दिए, एक जो नॉर्मल जवान है और दूसरा जिसको आज हम अग्निवीर कहते हैं। शहीद होंगे तो अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको ट्रेनिंग 6 महीने की मिलेगी। चाइना का जवान 5 साल ट्रेनिंग करके आएगा और हमारा अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। नतीजा आपको मालूम है। ये जो अग्निवीर योजना है, हमारी सरकार बनेगी, इसको हम रद्द कर देंगे, उठा के फाड़ के फेंक देंगे। अब देखना होगा पीएम के दावे में कितनी सच्चाई है। क्या सच में राहुल गांधी वायनाड के अलावा कहीं और से नामांकन करने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो वो कहां से करेंगे? या फिर राहुल वायनाड से लेफ्ट को हराकर लोकसभा में जाएंगे? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बात में सच्चाई तो है, कांग्रेस ने अपने गढ़ अमेठी को बीजेपी के हवाले कर दिया।
अब रायबरेली का क्या होगा, ये 4 जून को सामने आएगा। कोई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनिल गोयल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विश्वदेव राव और सुनील कौशिक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल गोयल जी, भाई राहुल गांधी 1 सीट से लड़ेंगे या 2 सीट से लड़ेंगे, क्या अब यह भी मुद्दा हो सकता है? प्रधानमंत्री ने इसे भी मुद्दा बना दिया। 2014 में तो खुद भी 2 सीट से लड़े थे। आज राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि एक बार वायनाड में चुनाव हो गया तो एक और सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ जाएगी। विशाल जी, इस तो अमेठी से ना तो फिर वायनाड सुरक्षित सीट पर गए। आज वायनाड से हार का डर है तो दूसरे सुरक्षित सीट पर जाएगी। ये तो निश्चित तौर पर जो अपने संसदीय क्षेत्रों को संभाल नहीं सकते, जो अपने संसदीय क्षेत्र की जनताओं का ध्यान नहीं रख सकते, ये जो अमेठी में लगातार इनका पूरा राज घराना है, पीढ़ी दर पीढ़ी अमेठी में इनका गढ़ माना गया है। वहां की जनता की इन्होंने सुने नहीं, वहां के क्षेत्र के काम नहीं करे, सिर्फ सांसद बन गए और अपना एयर कंडीशनर बैठे रहे। तो जो भाग्य जनता ने दिखा के अमेठी से हम हारेंगे तो वो वायनाड को भागे। अब वायनाड में काम नहीं करा, वायनाड की जनता इससे खुश नहीं है, तो निश्चित तौर वायनाड के चुनाव के बाद फिर कोई ना कोई सुरक्षित देखेंगे, वहां से भागेंगे। नहीं अनिल जी 2 सीट से लड़ने का मतलब हार का डर होता है, तो फिर 2014 में तो नरेंद्र मोदी भी 2 सीट से लड़े थे, तो उन्हें वाराणसी में हार का डर था क्या कि गुजरात की भी 1 सीट पकड़ के रखी थी? विशाल जी, आप इसको हमारे बात इसमें उन बातों में अंतर है। एक स्पष्ट ये है कि वो अमेठी में थे और फिर अमेठी से हारे हैं, और उसके बाद में अगर जैसे स्मृति ईरानी अमेठी में लड़ी और हारी तो उन्होंने फिर अमेठी नहीं छोड़ा, वो अमेठी में लगी रही, फिर वहां से चुनाव लड़ा तो राहुल गांधी को हराया। लेकिन ये तो हार से ही भाग गए। आप अगर हार, अरे हो सकता है ना जैसे आप साउथ पर फोकस कर रहे हैं वैसे वो भी साउथ पर फोकस कर रहे हो, दिक्कत क्या है उसमें? बीजेपी को भी तो साउथ में से सीटें चाहिए, तो कांग्रेस को भी साउथ में से सीटें चाहिए हो सकती हैं, तो वायनाड जो है वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। विशाल जी, आप करें तो स्ट्रैटेजी, सामने वाला करे तो डर, ये क्या बात हुई सर? विशाल जी, निश्चित तौर पर ये उनका डर है, नहीं तो वो अमेठी से भरने किसने मना करा? नहीं भागे कहाँ है, अभी तो हुआ ही नहीं, ऐलान ही नहीं हुआ सीट का, कौन लड़ रहा है चुनाव? मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं तो हो जाएगा कल को, तो फिर आप क्या कहेंगे कि आप नहीं डर रहे? ऐलान किसने हुआ कि पहले वायनाड में जो है वायनाड की वोटिंग पोल हो जाए, वायनाड से फ्री हो जाए, जिससे कि उसका तो आप भी ब्रजभूषण जी के लिए इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप भी तो ब्रजभूषण जी के लिए यही इंतजार कर रहे हैं कि एक बार पहले चरण की वोटिंग हो जाए, इधर देख लें उधर देख लें, ये जाति कहां जा रही है वो जाति कहां जा रही है, तो फिर देख लें नाराजगी के हिसाब से बाकी कैंडिडेट की सीट ऐलान कर देंगे। ये तो सारी पार्टियां कर रही हैं, कौन नहीं करता? विशाल जी देखो, आप हमारी मैक्सिमम सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं, कांग्रेस की मैक्सिमम सीटें डिक्लेयर होनी बाकी। आप इसको इस तरीके से ना लेकर सिर्फ ये देखो कि उनका जो दिवालिया खोखलापन है, उनके जो नेता मैदान ये तो तरीका ही अलग हो गया ना कि हम जो कर रहे हैं वो सब तो स्ट्रेटेजी है, सामने वाला जो कर रहा है वो सब हार का डर है। संदीप मिश्रा, 2 सीटों से लड़े कि कहीं से भी लड़े राहुल गांधी, ये तो उनकी इच्छा है, लेकिन एक कमाल की चीज वायनाड में हो रही है। आपके अपने गठबंधन के जो साथी हैं वो आपको हराने के लिए पूरी ताकत लगाकर वहां पर बैठे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी है, लेफ्ट भी है, लेकिन वहां पर पिनराई विजयन क्या कहते हैं? पिनराई विजयन कहते हैं कि राहुल गांधी को याद दिलाते हैं कि तुम्हारी दादी ने हमें 1.5 साल तक जेल में डाल के रखा था। राहुल गांधी केंद्र सरकार से सवाल पूछते हैं कि बाकी तो दो मुख्यमंत्री पकड़कर जेल में डाल दिए, पिनराई विजयन को जेल में क्यों नहीं डालते हो? कमाल का साहब ये गठबंधन है वायनाड में चल रहा है, जहां राहुल गांधी अपने ही गठबंधन के नेता के लिए कह रहे हैं कि उठा के जेल में डाल दीजिए। जवाब दूं? जी। ये मोदी जी हमारे ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें शायद याद ही नहीं होगा कि आखिरी बार इन्होंने सच कब बोला था। जुमलों पर सवार एक झूठों का सरदार रोज प्रचार कर रहा है 400 पार। ये किस चीज को 400 पार कहते हैं ये नहीं पता कि आटा 400 पार होगा, दाल 400 पार होगा, गेहूं 400 पार होगा, सब्जी घिया पेट्रोल 400 पार होगा, क्या होगा इन्हें कुछ नहीं पता। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ
झूठ बोल के उड़न छू होना है, झूठों की फसल काटनी है, और बाद में अमित शाह आएंगे और कहेंगे ये जो उड़न उड़ैया मेरे बड़े भैया बोल रहे थे ये सब जुमला था। तो अब मोदी जी की बात को कोई सीरियस देश में लेता नहीं। आप उसकी टीवी की रेटिंग भी देख सकते हैं, जब मोदी जी बोलते हैं तो लोग रिमोट उठा के बंद कर देते हैं और दूसरी चीज देखने लगते हैं। आप आज की स्थिति देखिए कि अभी अमेठी का चुनाव हुआ कहां है, कहां हुआ है अमेठी का चुनाव, कहां अभी सीट की डिक्लेरेशन हुई है, कहां गए हैं राहुल जी? राहुल जी तो अभी न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि पहली कलम से एमएसपी देंगे किसानों को, पहली कलम से अग्निवीर खत्म करेंगे, पहली कलम से ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, पहली कलम से पहली नौकरी पक्की करेंगे। ये घबराहट, ये छटपटाहट, ये जुमलेबाजी करके 10 साल बिताने वाले लोगों के चेहरे पर साफ दिख रही है। कांग्रेस तय करेगी कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। मोदी मेरी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है भैया, मेरी पार्टी का कोई अध्यक्ष जुमलेबाज नहीं है। जो जुमलेबाज आएगा, डमरू बजाएगा, जाल बिछाएगा और कहेगा चिड़िया उड़ और चिड़िया उड़ जाएगी, ऐसे नहीं होता। मोदी जी अपनी गरिमा के अनुरूप काम करे। ये देश देखना चाहता है कि क्या कोई प्रधानमंत्री इस नीचे तक भी गिर जाएगा कि किसी पर कोई बात करेगा। मणिपुर की बहनों की आबरू पर बात नहीं हुई, टहनी के बेटे ने किसान पर थार चढ़ा दी, बात नहीं हुई। बेरोजगारों की लंबी कतारें मोदी जी नहीं बोलेंगे। पुलवामा में आरडीएक्स कहां आया, मोदी जी की जुबान पर ताला लगा है। कैसे कैसी घटनाएं इस देश में हो गई, मोदी जी नहीं बोलेंगे। लेकिन कौन मछली खा रहा है, कौन संतरा खा रहा है, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, किसकी किसकी थाली में झांकना है, ये मोदी जी झांकने का काम कर रहे हैं। किस स्तर के प्रधानमंत्री हो गए हैं, अब तरस आने लगा है साहब इन पर। इतना ही बोल पाऊंगा। संदीप जी, बड़ा मजेदार आपने जवाब दिया, बड़ा मजा आया सुनकर, लेकिन बड़े आराम से आपने मेरा सवाल टाल दिया, घुमा गए आप। मैंने पूछा जो न्याय देश भर में दिला रहे हैं वो पिनराई विजयन को न्याय कैसे दिलाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी तो मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं जैसे दो मुख्यमंत्री पकड़कर जेल में डाल दिए। मेरे गठबंधन का ये जो सहयोगी नेता मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन को भी जेल में डाल दो, वहां न्याय नहीं मिल रहा। राहुल गांधी तो वो आवाज उठा रहे हैं, फिर पिनराई विजयन कहते हैं कि याद करो तुम्हारी दादी ने जेल में डाला था मुझे, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है मुझे जेल डालने की? इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, बाकी सारी चीजों पर आप भूल गए। कई सवालों के जवाब समय देता है, वक्त देता है। और अगर इंदिरा गांधी जैसी लौह नारी ने कुछ बड़ा काम किया था तो इतिहास उसे याद रखेगा क्यों सीटों के पीछे। अरे पिनराई विजयन भ्रष्ट है ना, पिनराई विजयन भ्रष्ट है ना राहुल गांधी के मुताबिक, क्यों गठबंधन करके बैठे हैं भाई? वायनाड पर हरा देंगे आपको, वायनाड में हरा देगा लेफ्ट आपको, वो कह रहे हैं इसलिए तो गिरफ्तार कर लो मुख्यमंत्री को। अब इतना डर है तो गठबंधन छोड़ दीजिए। मेरा नेता कह रहा है तो मेरे नेता से अच्छी बात कौन कह सकता है? और समय आने पर इसका तो भ्रष्टाचारियों से गठबंधन क्यों करके बैठे हो भाई? यही तो सवाल पूछ रहा हूँ। अरे भ्रष्टाचारियों से गठबंधन करके क्यों बैठे हो केरल में, ये पूछ रहा हूँ संदीप जी। जब वायनाड में प्रचार करते हुए आप कहते हो कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, तो उसकी पार्टी से गठबंधन क्यों करके बैठे हो? गठबंधन नहीं है केरल में, हमारा गठबंधन नहीं हुआ। अरे केरल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है? इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है? तो हम लड़ रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी तो पंजाब में भी अलग लड़ रही है, वहां भी हैं आप। कांग्रेस पार्टी तो पंजाब में भी अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। सुनील कौशिक भाई वो कहते हैं उठा करके दो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जैसे आपने जेल में डाल दिया, पिनराई विजयन पर भी कार्रवाई करो, जेल में डाल दो। दो घोटालों के आरोप हैं उस पर। पिनराई विजयन कहते हैं ये कोई तुम्हारी दादी का समय थोड़ी है जो मुझे जेल में डाल देगा कोई। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने केजरीवाल को भी जेल डालने की बात कही थी। केजरीवाल के खिलाफ जब एफआईआर हुई और जब कांग्रेस का धरना हुआ दिल्ली में, नहीं तो डर है ना, मतलब वायनाड में हार का मैं ये कह रहा हूं, इतनी टसल चल रही है, डर तो वायनाड में है ना हार का। नहीं देखो, राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनको नहीं पता कि उस दल का उदय कैसे हुआ। जहां जहां क्षेत्रीय दल बड़े बन गए वो कांग्रेस को कमजोर करके ही बने हैं। ये तो मिश्रा जी भी जानते होंगे, राहुल गांधी भी जानते हैं कि जहां हमारा वोट बैंक खा करके जो क्षेत्रीय दल डेवलप कर गए, जहां मुख्यमंत्री तक बैठे हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे अन्य राजनीतिक, दिल्ली की बात कर लीजिए आप, बहुत दूर नहीं है। तो ये कौन सा वोट बैंक है? ये कांग्रेस को कमजोर करके है। लेकिन ये कांग्रेस की मजबूरी है कि उनको साथ लेके चलना। और ये क्षेत्रीय दल भी जानते हैं बहुत अच्छे से कालरा साहब कि कांग्रेस का मजबूत होने का मतलब है खुद को कमजोर करना, और कांग्रेस भी जानती है। तो अब बीच का रास्ता क्या है? जब आप मोदी से, भाजपा से लड़ रहे हैं और दोनों लोगों को, ये दल है क्षेत्रीय दलों को और कांग्रेस को एक दूसरे का, कि एक दूसरे जो भी मजबूत होगा वो दूसरे को खत्म करके मजबूत होगा, भाजपा को खत्म करके मजबूत नहीं होगा। तो रास्ता तो फिर ये गठबंधन वाली मजबूरी क्यों? कोई गठबंधन नहीं है। क्या गठबंधन है? आप देखिए, जब गठबंधन बना
हम सब लोग पूछा करते थे उस समय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहाँ है, कौन से मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे। जो भी क्षेत्रीय दल है वो अपना अपना घोषणा पत्र ला रहा है जनता के सामने। कहाँ इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है? ये जो बात प्रधानमंत्री ने कही कि वायनाड में अब हार का डर सता रहा है, तो जैसे अमेठी छोड़ा वैसे वायनाड छोड़ना पड़ेगा, क्या आपको इसमें सच्चाई लगती है? नहीं, देखो ये सब राजनीतिक बातें हो सकती हैं निश्चित तौर से। जो राहुल गांधी ने जब पर्चा फाइल किया, वहाँ के समर्थक, वहाँ की भीड़ बता रही थी कि जन समर्थन राहुल गांधी को वहाँ मिल रहा है। लेकिन जो पृष्ठभूमि उनकी उत्तर प्रदेश में रही, उनके परिवार की पृष्ठभूमि रही, जहाँ जिता करके परिवार के हर सदस्य को वहाँ से भेजा, आज तक आप उस सीट पर घोषणा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सवाल यहाँ खड़ा होता है। सब लोग जानते हैं और हर राजनीतिक दल ये कहता है कालरा साहब कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है। तो उत्तर प्रदेश में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए अखिलेश यादव जी के साथ, आप वहां अगल बगल में नहीं जा पा रहे हैं, आप उन सीटों पर घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये सवाल खड़े होते हैं कि कौन सी दिशा लेकर के कांग्रेस चल रही है। जैसे अभी आपने सुनवाया, वो कह रहे हैं कि वो फाड़ के फेंक देंगे हम। अरे भाई, फाड़ के फेंकना क्या कोई घर की सरकार है क्या? फाड़ के क्या फेंक देंगे आप? यदि आपको वो बिल बदलना है तो बाकायदा संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, राज्यसभा में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, जिसके लिए ऑर्डिनेंस फाड़ने की आदत पुरानी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं होना चाहिए कि हम फाड़ के फेंक देंगे। निश्चित तौर से राहुल गांधी को इस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। कम से कम ये कहना चाहिए था कि ठीक है, हमारी सरकार आएगी, विचार करेंगे, लगेगा बदलाव है तो हम बदलाव संसद में प्रस्ताव। हो सकता है ना देश के जवानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अग्निवीर से आपका हक मारा जा रहा है। विश्वदेव राव जवानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं अग्निवीर योजना फाड़ के फेंक देंगे, थोड़ा जोश आ जाए वोटर में। याददाश्त तारीफ करूंगा, याददाश्त बहुत अच्छी है आपकी। जो आपने बताया कि ऊपर वो साक्षात सदृश हो गया, जो कागज फाड़ा था इन्होंने, राहुल गांधी जी ने, याद आ गया मुझे। मैं इसमें कुछ बातें और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, वायनाड का इलेक्शन प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, वो इसी बात पे बोला कि अमेठी से जब हारे राहुल गांधी, उसके बाद उन्होंने पलट के सिर्फ 20 दिन पहले उन्होंने किया था दौरा कर, उसी दौरान सिर्फ एक इनकी वर्षों से सदियों से चली आ रही है और उससे क्रोध हो गया कि वो पलट जब से हारे। तो आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं आ रहा हूं आपके पास, माफी चाहूंगा, आ रहा हूं आपके पास। दिनेश सिंह भाई, अमेठी में वापस आएंगे राहुल गांधी या नहीं आएंगे, ये तो पूरी उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है ना। रायबरेली में अब तक कोई ऐलान हो पाया ना, अमेठी में हो पाया। क्या अपने गढ़ को ही छोड़ देगी कांग्रेस पार्टी? क्या मैसेज देना चाहती है नॉर्थ में? जी विशाल जी, देखिए ऐसा है कि अब जैसे कि अपना खुद का जो गढ़ है, जैसे कांग्रेस के 2 परंपरागत सीटें हैं जो अमेठी और रायबरेली, अब इन दोनों पे पूरे तरीके से अगर अनिश्चितता का अगर माहौल है, मतलब कार्यकर्ता नीचे से चिल्ला रहे कि आइए राहुल जी यहाँ से लड़िए, आइए प्रियंका जी यहाँ से लड़िए, लेकिन वो दोनों के दोनों मतलब है वहां से बिल्कुल गायब है। तो इसी को लेकर देखिए कहीं ना कहीं नेगेटिव एक मैसेज जाता है, क्योंकि जैसे कि अपने तरीके से जो वोटर्स है वो भी इसी को बड़ा ध्यान से देखते हैं। और जैसे कि दोनों सीट्स पे कहीं पर दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि गांधी परिवार का कोई सदस्य जो है हार सकता है, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से स्मृति ईरानी से हार इनको मिली राहुल जी को, और दूसरी बार मेरे से कि उस पर जैसे एक तरह से मान के चलेंगे, जैसे कि दूसरी जो सीट थी इनकी रायबरेली जो थी, तो उस पे से सोनिया गांधी उन्होंने किनारा कर लिया, राज्यसभा चली गई, तो उसको लेके कहीं ना कहीं निराशा का भाव। और उसी को लेके जैसे कि हरीश रावत जी ने बीच में बोला भी था कि मतलब जैसे आपने सबने हमने जो है बयान सुना कि कांग्रेस का जो वोटर है कहीं ना कहीं सोचता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सोचते हैं। तो उसी को लेके देखिए मतलब देखने की बात है कि अपने वोटर्स को और अपने जो कार्यकर्ता जो है, खासकर के वोटर्स तो देखिए सभी के होते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनको किस तरीके से मतलब जो निष्क्रिय जैसे उस तरीके से किस तरीके एक्टिवेट कर पाएंगे। दूसरा देखिए गठबंधन पे अगर जैसे बातचीत आप कर रहे थे विशाल जी, तो गठबंधन देखिए कहां पर गठबंधन मुझे तो कहीं नजर आता नहीं है। टीएमसी कल ही जैसे उसमें बोलती है मतलब कि जैसे बंगाल में दीदी ने कल मतलब बयान दिया, मतलब बिल्कुल क्लियर तरीके पब्लिक डोमेन में उन्होंने स्पष्ट बोला कि आप जो वोट करें तो किसी और को वोट करें, सिर्फ टीएमसी को वोट करें, हम लोग गठबंधन का हिस्सा नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि कोई इंडिया गठबंधन जैसी चीज है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट बोला। उसके अलावा देखिए जैसे वायनाड सीट थी, वायनाड सीट पे जब एक मुखिया जैसे मतलब कि जैसे बड़े भाई की भूमिका वाले जेल फैक्टर जिसका जिनका है कांग्रेस का, और वो वहां से मतलब कांग्रेस के जैसे कि मेन जो मतलब नेता जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो चुनाव लड़ते हैं वायनाड पर। वायनाड पे भी एक तरह से सीपीआई जो है वो साफ साफ बोलते हैं कि भाई हमारे पास में लड़ने के लिए साफ मतलब बिल्कुल क्लियर तरह के बोले जाए तो लड़ने के लिए हमारे पास में बहुत कम सीट हैं, तो आप कहीं और किनारा करें, आप कहीं और किसी सीट को ढूंढे। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने वहां से पर्चा भर दिया। तो अपनी चीजें लेकर पूरी तरीके से भी पॉजिटिव
कुछ नहीं चीजें। इसी तरीके जैसे अगर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ठीक है, मजबूरी में किस तरीके से दिल्ली में अपना गठबंधन दल किस तरीके निभा रहे हैं कांग्रेस और आप, लेकिन पंजाब में दोनों आमने सामने हैं। उसी तरीके से और जगह हम जैसे बोले तो उस तरीके से गठबंधन का देखिए कोई भी जो है दिल नहीं मिले, मतलब दल अगर मिले हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन दिल मिले हुए नजर नहीं आ रहे और ना आपस में कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ में कहीं वोट ट्रांसफर करवाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए अभी पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस है दोबारा हमें डर है, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग सभी चाहते हैं कि एक मजबूत पक्ष के रूप में उभरे गठबंधन, इंडिया गठबंधन, लेकिन इंडिया गठबंधन नहीं है। सिर्फ कांग्रेस की अगर बात करें तो किस प्रकार से पिछली बार के अपने आंकड़े को किस प्रकार से राहुल जैसे वो अलग देख रहे हैं, जैसे कि मतलब मान के चले जैसे 50 या 50 से कम सीट पिछले 2 चुनाव में रही, तो इस प्रकार जैसे अगर देखते रहे जाते चलते जाएंगे तो किस तरीके से अपनी जो है मतलब जो जीत है उसको मतलब किस तरीके से और वोट को किस तरीके तब्दील करके और किस तरीके से आगे बढ़ा करके 100 सीट 150 सीट 200 सीट लेके आ पाएंगे सत्ता में काबिज होना। देखिए जो विशाल जी उससे अलग चीज है, लेकिन अभी के हिसाब से टक्कर देते हुए नजर कई जगह पे नजर नहीं आते। दूसरा इनके जैसे कि बयान कहीं ना कहीं जिस तरीके जैसे आयु आपने बताया कि विजयन जो है उनके बारे में कुछ बोल दिया, स्टालिन इनके साथ में जो इनके मतलब जो सहयोगी दल से हैं तो वो अपने कहीं ना कहीं तरह से जैसे मतलब मान के चले कि सहयोगी जो दल हैं उसके सदस्य और इनके मंत्री जो हैं वो कोई ना कोई सनातन विरोधी बयान देते हैं, राम पे प्रश्न उठाते हैं, राम मंदिर पे प्रश्न उठाते हैं। तो इस तरह की चीजें कई सारे प्रवक्ता भी जो कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं कि सनातन विरोधी बयानों पर हमने तो कई बार पार्टी को चेताया, लेकिन पार्टी अब सुनने को तैयार नहीं। गौरव वल्लभ आए, उन्होंने यही बात कही, एक और रोहन गुप्ता है वो आए अहमदाबाद से जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी यही बात की। लेकिन मैं अगले मुद्दे पर चलूं जिसकी 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, उससे पहले सुनील कौशिक एक और सवाल यह है कि जो बात संदीप जी ने कही कि भाई मोदी मेरी पार्टी थोड़ी चलाते हैं, हम तय कर लेंगे कि कब किसे कहां से लड़वाना है, अमेठी में किसे लड़वाना है, रायबरेली में किसे लड़वाना है, किस तारीख पर कैंडिडेट का ऐलान करना है, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी तो हो सकता है। जैसे ब्रजभूषण को लेकर बीजेपी में एक डर है कि पहले एक निश्चित इलाके में वोटिंग हो जाए, जरा देख लें कि इस जाति वाले लोग किस तरह से हैं, नाराज हैं नहीं नाराज हैं, फिर देखा जाएगा कि ब्रजभूषण को उतारते नहीं उतारते। अब क्या यही स्ट्रैटेजी अमेठी रायबरेली को लेकर है? देखो कांग्रेस जो भी तय करती है चाहे वो रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन वो लगता नहीं है, दिखता नहीं है। राहुल गांधी जी ने 2019 का इस्तीफा दिया और उस इस्तीफे में कुछ बिंदुओं की ओर इशारा किया था। 2024 आ गया, क्या उनका समाधान कर पाई कांग्रेस? समाधान नहीं हुआ। 2014 में जब चुनाव हारे तो एंटनी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। क्या उस पर चर्चा हुई? क्या खुल के चर्चा नहीं हुई। हार का कारण क्या था ये सीधा सीधा कमेटी में बताया गया। दिक्कत तो यही हो रही है ना कि आप समय रहते हुए आप निर्णय नहीं ले पाते हैं। गुजरात में पटेल पिछले 3 महीने से समय मांगते रहे और आपने समय नहीं दिया, वो बीजेपी में चले गए कांग्रेस छोड़ करके। जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने समय मांगा आकर के, आपने देखा होगा कि आप बिस्किट खिलाते रहे। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जहां देखो स्वामी जी जो उन्होंने बीजेपी को कांग्रेस से उनको निकाला वो कब से चेता रहे हैं और उनकी एक एक बात बिल्कुल कड़वी सत्य है। प्रमोद कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। एक एक बात यदि आप उनका करेंगे ऑफ कैमरा कांग्रेस के सारे बड़े नेता उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। और जैसे ही कैमरा ऑन होगा कहेंगे कि नहीं स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी के सारे पे काम कर रहे हैं। तो जब ऐसा होने लगे निश्चित तौर से, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी किन लोगों के बीच में घिरी हुई है, राहुल गांधी किनसे विचार विमर्श करते हैं, यदि इस पे जाएंगे तो बहुत बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन निश्चित तौर से बड़ी पार्टी है देश की, बहुत अधिक समय तक आप कह रहे हैं स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, लेकिन लगता नहीं है बिल्कुल स्ट्रैटेजी जैसा है। अनिल गोयल, मैं अगले मुद्दे पर जा रहा हूं। पिछले 24 घंटे में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री के बयान का अगर हमने जिक्र किया है तो राहुल गांधी के बयान का जिक्र करना भी जरूरी है। और राहुल गांधी ने पिछले 24 घंटे में अग्निवीर योजना को बड़ा मुद्दा बना के रखा है। वो कह रहे हैं 2 टाइप के शहीद हो जाएंगे इस देश में, एक जो जैसे जवान पहले जाया करते थे सेना में, और दूसरा जो आप तैयार कर रहे हैं। ये जंग में शहीद हुए तो इन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जो सेना को सहूलियत मिलती है वो मिलेगी नहीं। 6 महीने की ट्रेनिंग देकर आप उस जवान को चीन के जवान के सामने लड़वाने के लिए भेज देंगे और फिर क्या होगा देखिएगा। आपने सेना की नौकरी को ठेके पर देने का काम किया है, सत्ता में आए तो फाड़कर फेंक देंगे अग्निवीर को, वो कह रहे हैं। विशाल जी, सही बात यह है कि ये सेना का मनोबल गिराने की बात है। दिनेश सिंह, उनका ऑडियो चला गया, अनिल गोयल का। दिनेश सिंह, क्या अग्निवीर को लेकर के उतना गुस्सा लोगों में है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा बन पाएगा जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब 2 टाइप के शहीद बना देंगे इस देश में?
नहीं विशाल जी, ऐसा कोई मुद्दा मुझे नजर नहीं आता कि देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल जो तरीका एक है एक तरह से उसमें मतलब पूरी तरह डिफाइंड है चीजें ऐसे। और ये मान के चलें कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लाने वाले भी कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस की जब सत्ता थी उस वक्त एक कॉन्ट्रेक्चुअल व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी ऐसे। और इसमें एक तरह से अभी भी जैसे इसमें डिफाइन किया कि इसमें से 25% जो है उनको मतलब मेन जो है उसमें ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, और उसके बाद जैसे कि बाकी जो बचेंगे उनको भी देखिए कहीं ना कहीं सीआरपीएफ हो गए, पुलिस हो गए, उसमें कहीं ना कहीं व्यवस्था करके उनको मतलब एडजस्ट करने का, और उसमें उनको जो जो वो एडजस्ट करने की कोशिश है, वो गारंटी नहीं है एडजस्ट हो जाएगा, वो कोशिश है एडजस्ट करने की। नहीं कोटा देखिए अगर होता है ना, कोटा रिजर्व जैसे अगर कोटा होता है तो उसमें देखिए उनके अलावा और किसी को, जैसे कि अगर 3 सीट अगर खाली रखें तो 3 सीट पे वही लोग आएंगे ऐसे, और कोई इसके अलावा नहीं आ सकता है। तो वो चीजें क्लियर है, उसमें डिफाइंड ऐसे कोई समस्या नहीं है। दूसरा देखिए एक तरह से यानी आप कह रहे हैं कि वो 4 साल की ट्रेनिंग उसकी वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल जरूर हो जाएगा देश के लिए। नहीं सुनिए मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहूंगा। इसके अलावा एक चीज और है कि इन्होंने, जैसे कि सरकार ने सीधा से, राजनाथ सिंह ने स्वयं बोला कि अगर आगे चल के इसको जैसे एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया, एक्सपेरिमेंट दुनिया नवाचार दुनिया भर के किए जाते हैं, उसमें कुछ ठीक होता है कुछ खराब होते हैं, तो उसमें अगर बाई चांस लगेगा कि ऐसी कुछ चीज है तो उसको वापस ले लिया जाएगा। तो वो तो जो स्वयं है, फिर वो पलट भी गए ना इस बात से, पहले समीक्षा की बात की फिर पलट भी गए इस बात से, उन्हें भी लग गया कि शायद मैं अपनी सरकार की योजना की बुराई कर रहा हूं। संदीप मिश्रा, जो बात कांग्रेस पार्टी ने कही कि 2 टाइप के शहीद हो गए अब, तो क्या आपको लगता है वो नैरेटिव उस तरीके से देश में सेट हो पाया, वो बात उस तरीके से पहुंची है कि अग्निवीर को लेकर एक माहौल लोकसभा चुनाव में बनाया जा सके? विशाल जी, बड़ा दिल को धड़काने वाला और आंखों में आंसू लाने वाला सवाल आपने पूछा। मैं आपका नमन करता हूं कि ये दुर्भाग्य है देश का कि एक 73 साल का बुजुर्ग अपने लिए 5 साल के लिए और मौका मांग रहा है कि वो 78 साल तक काम करेगा, और 25 साल का नौजवान अग्निवीर बन रिटायरमेंट हो जाएगा। वो सीने पर गोली खाकर अपने पिता के कांधों पर चढ़कर चिता में सज जाएगा, अपने लहू से तिरंगे को चौथा रंग दे जाएगा, लेकिन शहीद नहीं कहेगा, पेंशन नहीं पाएगा, सैनिक नहीं कहलाएगा, पेंशन नहीं पाएगा। वहीं ये नीतियां ये हैं कि आज स्थिति इतनी बदतर हो गई कि शहीद ही 2 तरह के नहीं हुए, सैनिक ही 2 तरह के नहीं हुए, कर्मचारी भी 2 तरह के हो गए सरकारी। एक तरफ वो कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन अटल जी ने छीन ली थी बीजेपी सरकार आने के बाद, और आज तक वो पेंशन विहीन हुए हैं, मोदी जी ने उन्हें पेंशन नहीं दी। सरकारी कर्मचारी भी 2 तरह के, एक जिन्हें पुरानी पेंशन मिल रही है और जिन्हें नहीं मिल रही है, और एक दूसरी तरफ ऐसे लोग भी आज हैं कि जिन्हें स्थिति समझ नहीं आ रही है कि उनका भविष्य क्या सिक्योर होगा। सरकार से ही सरकारी कर्मचारी लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि रामलीला मैदान में लाखों लाख लोग अपनी पुरानी पेंशन को लेके आ गए। मैं कहता हूं जिन्हें ये पेंशन मुद्दा नहीं लगता, जिन्हें ये मुद्दा नहीं लगता कि अग्निवीर कोई मुद्दा है, वो चले जाए रणबांकुरों के जगह राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरे हरियाणा में, और आके देखें कि नौजवान मेरे सुबह उठकर किस तरह 3 बजे रेस लगाते हैं कि वो सैनिक हो जाए और देश पर प्राण वार सके। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को जिन्हें लगता है कि अग्निवीर मुद्दा ही नहीं है। आज स्थिति क्या हो गई है, नेताजी मोदी जी 9 पेंशन डकार रहे हैं, 9 पेंशन, इनके मंत्री 9 पेंशन, एमएलए बने तो पेंशन, एमपी बने तो पेंशन, जितनी बार जीतेंगे पेंशन पाएंगे, लेकिन सरकारी कर्मचारी उसके बुढ़ापे का सहारा ये नहीं देंगे। ये देश में एक विधान और 2 संविधान बनाने की स्थिति बना दी है। मैं कहता हूं आज चरवाहे चीन से लड़ रहे हैं, बेटियां ब्रजभूषण से लड़ रही है, किसान पुलिस से लड़ रहे हैं, जनता महंगाई से लड़ रही है, जवान बेरोजगारी से और रुपया डॉलर से लड़ रहा है। साहब, देश में हो क्या रहा है, किस तरह की स्थिति है? मैं अपने नेता राहुल गांधी की बात को तस्दीक के साथ कहता हूं कि जवानों ने अंगड़ाई ली है, अग्निवीर को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, उसे जमीन में इतना गहरा दफन कर देंगे, फिर से कोई मोदी, फिर से कोई बीजेपी का नेता उसे जिंदा ना कर पाए। ये शपथ, ये सौगंध है इस पार्टी की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनिल गोयल से। वो कह रहे ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, 60 साल की उम्र जिसमें आमतौर पर नौकरी से भी आप रिटायर हो जाते हैं, उसको पार किए हुए नेता अगले 5 साल के टर्म के लिए वोट मांग रहे हैं, और एक 20-22 साल का नौजवान, उसे आप 4 साल की ट्रेनिंग के बाद यूं ही छोड़ देंगे, नौकरी नहीं देंगे? ना सोचे समझे बात करना, ये कांग्रेस को आता है। सारी अगर जो नीतियां कांग्रेस ने बनाई हुई हैं और उसके बाद में ये इस तरह की बात करते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात इनसे पूछना चाहता हूँ, एमएसपी पर ये रोना रो रहे थे जो, अरे सर अग्निवीर पर बोलिए ना, एमएसपी छोड़िए ना, अग्निवीर पर सवाल है उसी पर बोलिए। विशाल जी, इन्होंने एमएसपी की बात की कही है। नहीं सर, मैं तो अग्निवीर पर ही उनसे भी सवाल पूछा, मैं आपसे भी अग्निवीर पर ही पूछ रहा हूँ, फिर ऐसे भटक जाएगी बहस। जब एमएसपी पर आऊंगा तब आप एमएसपी पर बोल लीजिएगा, फिलहाल सवाल अग्निवीर का है। वो कह रहे हैं 60 की उम्र जिसमें लोग रिटायर हो जाते हैं, उसको पार किए हुए ज्यादातर नेता हैं हमारी राजनीति में, वो अगले 5 साल के टर्म के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं, और जो एक नौजवान है उसे 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप छोड़ देंगे,
नौकरी नहीं देंगे उसे। विशाल जी, बिना पूरी योजना पढ़े योजना का विरोध करना ये निश्चित तौर पर हानिकारक है। जब उसमें निश्चित तौर पर 25% अग्निवीर सेना में जाएंगे, बाकी लोग जो बाकी हमारे दल है, बाकी हमारे जो बल हैं, चाहे जो भी हमारी उसके अंदर भी उनको प्राथमिकता मिलेगी। अब आप सिर्फ अग्निवीरों को भड़काने के लिए, नौजवानों को भड़काने के लिए, अपने वोट पाने के लिए, अगर सर कहाँ भड़का रहे हैं? अभी राजनाथ सिंह ने खुद कहा समीक्षा करनी पड़ी तो करेंगे। अनिल गोयल कौन भड़का रहा है? राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने खुद कहा कि समीक्षा करनी पड़ी, कोई बदलाव करना पड़ा तो सरकार तैयार है। जब सरकार खुद तैयार है बदलाव के लिए तो उसमें भड़काने वाली बात कहां से होगी साहब? विशाल जी, मैं देखो, देश के अंदर हमेशा बदलाव होते आए हैं, आज पहली बार बात नहीं है। और आगे भी अगर देश के अंदर कहीं बदलाव होंगे तो बदलाव होंगे, उसको कहीं पर डिनाई नहीं है। आज से पहले होते हैं, आगे भी होंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ अग्निवीर का ढिंडोरा पीट करके आप नौजवानों को बरगलाना चाहते हैं। कैसे शब्द यूज कर रहे हैं? ढिंडोरा पीट के भड़का के युवाओं से सैनिकों के सम्मान के लिए हाथों में कोई शर्त नहीं है। संदीप जी, जो बात यहाँ पर दिनेश सिंह ने कही, अनिल गोयल ने कही, दोनों ने एक बात कही कि 25% तो सेना में जाएंगे, बाकी 75% भी सुरक्षा बलों के साथ जुड़ेंगे, उनके लिए भी जगह रखी जाएगी, उन्हें छोड़ नहीं दिया जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ 78 साल तक मोदी जी काम करेंगे। मोदी जी इतने बड़े पहलवान हैं कि 78 साल की उम्र तक काम करेंगे। तो राजनेताओं को चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्र तो रोकती नहीं है, उसके लिए कोई कानून तो है नहीं। अरे संदीप जी, तो उसके लिए कानून आप रहते हुए बना देते कि राजनेता कितनी उम्र तक चुनाव लड़ सकते हैं, उसका कानून आप बना देते। मोदी जी ऐसा कौन सा चवनप्राश और घी खाते हैं मेरा नौजवान को नहीं, आप नहीं जवाब दे रहे। सुनील कौशिक, दिनेश सिंह ने कहा और अनिल गोयल ने भी कहा कि भाई 25% वहां जाएंगे, बाकी इतने सारे बल हैं देश में, उनमें जगह उनको मिल जाएगी, उनके लिए कोटा रखा जाएगा, जो दिनेश कह रहे हैं। एक सेकंड, एक एक करके सर, एक एक करके। सुनील कौशिक, उसमें देखो कांग्रेस 25% के अलावा वालों को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। सुनील कौशिक, कांग्रेस क्या कहती है और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, रक्षा मंत्री ने क्या कहा और राहुल गांधी ने क्या कहा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं देखूं तो मुझे योजना बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है। आंकड़ों के हिसाब से आप बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, तो उत्तर प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल तैयारी करते हैं, और आप भर्ती का रिकॉर्ड देखेंगे तो 6,000 बच्चे भर्ती हो पाते हैं प्रतिवर्ष के हिसाब से, या 2 साल 3 साल यदि आपने भर्ती नहीं हुई तो इकट्ठे 18-20 हज़ार के आसपास हो जाएंगे। लेकिन रेशियो अब तक आप उठा के देखेंगे पूरे देश का, तो जितने बच्चे तैयारी करते हैं उसमें से 2% बच्चे सेना में स्थायी तौर से नौकरी करने में कामयाब हो पाते हैं। यदि आपने उन सैनिकों को भर्ती किया जहां 25% स्थायी और 75% 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे, कितने लाख रुपए मिल रहे हैं उनको? 24 लाख रुपए मिलेंगे जब आप 4 साल बाद घर बैठ के आएंगे। तो एक तो वो हो गया कि जहां सैनिकों की रिटायर्ड के बाद जहां आवश्यकता होती है उसमें सब में कोटा कर दिया। नहीं करना चाहते हैं तो एक यूथ को 25 साल की उम्र में, 18 साल उम्र रखी है इन्होंने, ये 25 लाख 24 लाख रुपए मिल रहे हैं तो क्या बुरे हैं? दूसरा, क्या 25% जो लोग स्थायी होंगे, क्या उससे सेना में भर्ती कम हो रही है? क्या आप देखिए सैनिकों की संख्या कम हो जाएगी सब 25% करेंगे तो? यदि उस 25% एडमिशन होने से, स्थायी होने से सैनिकों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है और 75% वापस कर, जैसे राहुल गांधी ने कहा 5 साल, अरे 5 साल वाले युद्ध कहाँ चले गए? आपके 5 साल तैयारी करेंगे, कौन सी सेना आमने सामने आके लड़ रही है? आजकल तो टेक्निक के हिसाब से लड़ रहे हैं, टेक्निकल चीजें सामने लोगों की हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं ये 4 साल तक बच्चे क्या करेंगे? 4 साल तक काम क्या लेंगे उनसे? इस पर चर्चा की है तो 4 साल तक जो तो है नहीं कि उनको भेजा जा रहा है बॉर्डर पे, तो इन सब चीजों पे समाधान करेंगे। जैसे मैं हूं, मेरे घर का बच्चा है, 4-5 साल नौकरी करके 25 लाख उसको मिल रहे हैं वापस आने पर, और सैलरी भी उसको मिल रही है, उसके बावजूद भी 25 साल की उम्र तक पूरी जिंदगी उसकी पड़ी है। एयरफोर्स में रिटायर कितने साल पे होते थे? नेवी में रिटायर कितने साल पे होते हैं? यदि इस पर पुरानी सरकारों की चर्चा की जाए तो अब इस पे आप कहेंगे कि साहब उनको तो बहुत जल्दी रिटायर, 40 साल पे, 40 साल बाद क्या करेंगे? वो 35 साल पे रिटायरमेंट है तमाम सैनिकों का, उस पर आप क्या करेंगे? तो ये ऐसा नहीं है कि 25 साल पर रिटायरमेंट है तो आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर होती भी है तो चेंज करने के लिए उसमें तैयार है। विश्वदेव राव, संदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं, मैं जानता हूं। विश्वदेव राव, अग्निवीर को लेकर वो माहौल बन पाया क्या? आपकी याददाश्त बहुत तगड़ी है, मुझे बधाई देनी पड़ेगी आपको।
कि आपने वो सदृश्य कर दिया, वो दृश्य जो राहुल गांधी पार्लियामेंट में जो पेपर फाड़ा था इन्होंने, तो साक्षात किया। मैं इसी में ये जोड़ना चाहूंगा, कौशिक जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, गिनाई कि क्या हो सकता है। मैं इसमें और बता दूं, अग्निवीर के लिए 4 साल तो ठीक है, 4 साल की नौकरी मिलेगी। उसके बाद बाकायदा राजनाथ सिंह गृह मंत्री ने बताया है कि 10% रिजर्वेशन है आर्म्ड फोर्सेस में और मिलिट्री में, मर्चेंट नेवी में, इन सब में 10% रिजर्वेशन है। उसके अलावा करीबन 11 लाख रुपए इनको पेंशन के तौर पे दे दिया जाएगा, एक मुश्त। ये भी है, इस तरीके के भी। और इसके अलावा राज्य सरकारों ने, कई राज्य सरकारों ने, कर्नाटका की राज्य सरकार तक ने बोला है कि अग्निवीर जब हटेंगे, वापस आएंगे, तो हम उनको अपने फोर्सेज में भर्ती करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। और एक चीज और ध्यान रखिए विशाल भाई, कोई भारत कोई पहला देश नहीं है जहां ये हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे ही नहीं होता है, फ्रांस में ऐसे ही होता है, इजराइल जैसे देश में जो अभी युद्ध में है उसमें भी ऐसे ही होता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। डिफेंस का एक बजट होता है, उसके हिसाब से काम किया गया है। ठीक है, नई योजनाएं आती हैं तो उसमें कुछ खामियां होती हैं, तो उसमें सुदृढ़ करने की योजना होती है। क्या मनरेगा लाई थी कांग्रेस, अच्छी योजना है, लेकिन सरकार ने चला तो रही है, जो भाजपा सरकार भी उसको चला रही है, लेकिन उसमें संशोधन किया कि ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, सब चीजें कर दी। ये संशोधन की चीजें हैं, ये समय लगता है थोड़ा होने में। इसके अलावा विशाल भाई, कुछ बातें वायनाड के बारे में आपने जो बोली, उसमें मैं एक बात तो जोड़ना भी चाहूंगा। वायनाड से देखिए, पिछले बार 2019 के चुनाव में केरला में जो यूपीए गठबंधन था कांग्रेस का, उसने 19 सीटें जीती थी और एक सीट जो हारी थी वो जनरल सेक्रेटरी जो केसी वेणुगोपाल जी है कांग्रेस के, उनकी सीट हारी थी क्योंकि वो राज्यसभा चले गए थे। और राहुल गांधी जितनी मार्जिन से जीते हैं, वहां से हारना जीतना बात नहीं होती है। जैसे हम लोग बनारस से बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वो जीते, लेकिन मार्जिन ऑफ विक्ट्री, लीडर्स की मार्जिन ऑफ विक्ट्री मायने रखती है। और इसके अलावा एक चीज और, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि लीडर जो जब तक तय नहीं करेंगे, अमेठी रायबरेली आपने तय नहीं किया, लीडर लीड बाय एग्जाम्पल, ये कहावत बहुत पुरानी। आप एग्जाम्पल सेट करेंगे कि मैं यहाँ से लड़ूंगा। प्रधानमंत्री ने भाजपा और इंडिया गठबंधन, इन सब में क्या अंतर हो रहा है? आप एक राज्य में एक साथ में, दूसरे राज्य में आप अलग अलग हैं। और एक और मुद्दा, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम डिबेट के, एक और मुद्दा जो पिछले 24 घंटा में बहुत चर्चा का विषय रहा है, और वो है अमित शाह की रैली में और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ना तो संविधान बदलने जा रहा है, ना आरक्षण खत्म होने जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री को अपनी रैली में कहना पड़ा, फिर प्रधानमंत्री को अपने इंटरव्यू में कहना पड़ा, फिर अमित शाह को अपनी रैली में कहना पड़ा, अपने इंटरव्यू में कहना पड़ा। बार बार ये बात रिपीट करके बतानी पड़ रही है कि संविधान खत्म नहीं हो रहा है, आरक्षण खत्म होने नहीं जा रहा है। अनिल गोयल, इसकी वजह क्या बीजेपी के वो कैंडिडेट्स हैं जो लोगों के बीच जा जाकर ये गलत प्रचार कर रहे हैं कि 400 सीटें आई तो संविधान बदल देंगे, और इसीलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बार बार मजबूर होना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं होने वाला? तो एक तो उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करा जा रहा है, पहली बात। दूसरा, ये कांग्रेस में ये भ्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव नहीं होंगे, संविधान बदला जाएगा, वोट देने अधिकार नहीं होगा। ये सब, ये इससे पहले भी 2019 में भी केजरीवाल ने इसी तरह के आरोप लगाए। अरे अनिल गोयल जी, आपने अरुण गोविल को नहीं सुना लगता है मुझे। आपने अयोध्या से चुनाव लड़ रहे लल्लू सिंह को नहीं सुना, आपने नागौर से चुनाव लड़ रही ज्योति मिर्धा को नहीं सुना। वो तो कह रहे हैं कि 400 सीटें तो चाहिए ही इसलिए कि संविधान बदल दें। अयोध्या से लड़ रहे लल्लू सिंह कह रहे हैं सरकार तो 272 पे बनती है, 400 चाहिए ही संविधान बदलने के लिए। विशाल जी, हम जो हमारे एजेंडे हैं, जिन एजेंडों पे हम चल रहे हैं, चाहे उसमें धारा 317 का मामला हो, चाहे उसमें राम मंदिर का मामला हो, चाहे उनके अंदर समान आचार संहिता का मामला हो, जिन चीजों को लेकर के जनता हमें समर्थन दे रही है और जिन चीजों को खुले मन से हम अपनी बात। अरे सर, याद कीजिए 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव, मोहन भागवत के मुंह से आरक्षण शब्द क्या निकला, चुनाव हार गए थे आप। नैरेटिव ऐसे ही सेट होता है। मैं आऊंगा आपके पास, संदीप मिश्रा। बीजेपी कह रही है भाई आप भ्रम फैला रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हर मंच से तो कह चुके कि ना संविधान बदल रहा है ना आरक्षण खत्म हो रहा है।
कांग्रेस ही झूठ फैलाई जा रही है। कांग्रेस नहीं झूठ बोल रही है, नकली राम अरुण गोविल से लेके दक्षिण से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके पूरब तक, जहां भी ये बीजेपी के नेता हैं वही चिल्ला चिल्ला के कह रहे 400 पार और संविधान तार तार। अंबेडकर साहब की कलम पर वार करने को है, जिस कलम की स्याही से संविधान के पन्ने सजे हैं। मैं कहता हूं अंबेडकर साहब ने वो छाता हिंदुस्तान को दिया जिसमें हम सब सुरक्षित हैं, उस छाते में छेद करने की कोशिश 400 पार का नारा है। ये देश के लिए आत्मघाती होगा, हिंदुस्तानियों के लिए आत्मघाती होगा। लेकिन क्या मोदी जी और शाह से बड़े हो गए इनके करिंदे, जो चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कह रहे हैं हाँ हम बदलेंगे संविधान, आप 400 सीट दो। मोदी जी को बोला समझ रहे हैं क्या ये लोग जो बोल रहे हैं? मोदी जी को इनकी टिकट छीन लेनी चाहिए थी, इन्हें हटा देना चाहिए था, इन्हें बता देना था तुम्हारी हिम्मत नहीं अम्बेडकर साहब के संविधान के पन्नों को चुनौती दे दो, हटा देते चुनाव से। ये 4-6 लोगों को हटा के पूरे देश को संदेश देता है कि अम्बेडकर साहब की कलम पर कोई वार नहीं करा जा सकता। लेकिन ये गुप्त एजेंडा है मोदी जी का, शाह जी का, उसी पर ये काम कर रहे हैं और ये सिर्फ जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं इनके माध्यम से, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो या कोई भी हो। मोदी का मुखौटा उतार दिया है अरुण गोविल ने, मोदी का मुखौटा उतार दिया ज्योति मिर्धा ने, मोदी का मुखौटा उतार कर फेंक दिया लोगों ने। अम्बेडकर साहब की कलम पर वार करने की हिम्मत करोगे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दिनेश जी के पास जाऊं उससे पहले सुनील कौशिक भाई, मुखौटा उतर रहा है क्या? ये जो डर एक प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को लग रहा है बार बार आकर सफाई देनी पड़ रही है, ये गड़बड़ हो जाएगी क्या? पिछड़े दलितों के बीच अगर वाकई कांग्रेस ने मैसेज पहुंचा दिया कि आरक्षण हम खत्म करने जा रहे हैं तो नुकसान होगा। 2015 बिहार विधानसभा में तो नुकसान हुआ था। ऐसा नहीं है कि ऐसे एक एक बयान नुकसान नहीं करते, नुकसान तो कर देते हैं। एक बार आपके मुंह से कोई शब्द निकला और वो कब वायरल हो गया पता थोड़ी ना चलता है। देखो, इस संविधान में बदलाव तो होना आवश्यक है। आरक्षण खत्म करने वाला मुद्दा बड़ा है संविधान में, आरक्षण वाला मुद्दा बड़ा है। मैं वही कह रहा हूं, संविधान में बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पार्टी को यह कहने का हक नहीं है जिसने संविधान की मूल प्रस्तावना को ही बदल दिया। 1976 में 42वां संशोधन करके जिस पार्टी ने मूल प्रस्तावना जो थी संविधान की उसमें बदलाव कर दिया, वो कह रही है साहब संविधान बदल लेंगे। या दूसरी पार्टी कोई कहती तो उसके सीधा डर दिखाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म होगा। नहीं, आरक्षण खत्म तो देखो, ये सीधा डर है, बाकी चीजें छोड़िए, सीधा आरक्षण पर वार है। दो चीजें हैं, कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस ने तो दे दिया आरक्षण का, मोदी जी ले आए अब खाना फ्री। अब देखेंगे कौन सी पार्टी खाना फ्री खत्म करके दिखाती है। ये तो सब ठीक है वोटिंग के लिए। दूसरी बात, जो आरक्षण दिया कि इस आरक्षण पर श्वेत पत्र जारी नहीं होना चाहिए क्या, कि आखिर में कब तक आरक्षण चलेगा और इस आरक्षण से फायदा क्या हुआ? नहीं, ये तो बीजेपी भी बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, बीजेपी मैं तो हर पार्टी के लिए कह रहा हूं, मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता वरिष्ठ बैठे हुए, मैं दोनों से कह रहा हूं, कोई नहीं बोल सकता क्या इस बात का श्वेत पत्र नहीं आना चाहिए कि आरक्षण कब तक चलेगा और आरक्षण का फायदा क्या है? अभी आपने देखा ना, एक आयोग बना और आयोग में ओबीसी को लेकर के क्या देखा आपने? एक रिपोर्ट पढ़ ले, सारे नेताओं की पोल खुल जाएगी उसमें, जो लोग सत्ता में रहे हैं। मुट्ठी भर जातियां पूरा फायदा लेती रही और तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं अभी भी कि दादा दादा का बेटा, बेटा बेटा का बेटा, इस सब आरक्षण के लाभ ही लेंगे। और जो परिवार ऐसे, मेरे गांव में ऐसे परिवार हैं पढ़े लिखे जो आज तक आरक्षण का फायदा नहीं ले पाए वो लोग, तो कब तक आरक्षण चलेगा ये बता दें वो। तो अब बीजेपी के पास सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, सरकारें नहीं कर सकती, इतनी हिम्मत तो किसी की। दिनेश सिंह, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदला और देश में तांडव दिखा, सरकार को बदलना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट भी कहे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बदल दिया जाएगा। ठीक है दिनेश सिंह, ये डर कि आरक्षण खत्म कर देंगे, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या सच में SC/ST तक ये मैसेज पहुंचाने में कांग्रेस कामयाब हो गई है क्या? देखिए, अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत मजबूत है और जैसे छतरी की बचे तो छतरी बुलेट प्रूफ है, उस पर कोई किसी कंकड़ पत्थर या गोली का असर नहीं होने वाला। और देखिए, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा, लोगों के साथ में, लोगों के हित के लिए काम होने वाला है और लोग ही करने वाले हैं। तो लोग अपने तरीके से जो उस वक्त जैसे उचित होगा तो उसी तरीके से काम करेंगे। तो भ्रम फैलाने से देखिए कोई लंबा चौड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला विशाल जी। तो अपने तरीके जो चीजें चलेंगी तो उसी तरीके से चलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सबका हित लेकर के साथ में चलता है सर। कोई एक को नहीं कि छोटे को जो है वो ज्यादा मिल गया या कम मिल गया या बड़े को उससे ज्यादा मिल गया कम मिल गया। वो सभी एक साथ जैसे हवा जैसे जो है वो बहती एक तरफ बहती है और मतलब जो है वो उस तरीके सनलाइट जैसे कि सूरज की रोशनी है वो सबको बराबर मिलती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो उसी तरीके से देखिए चीजें उसी तरीके से उसी आईने में
जाके ढल के जो है वो आगे काम करेंगे। तो ये इस तरह के भ्रम फैलाने को यूज कुछ नहीं, मचौड़ा कुछ नहीं है। जो चीज चलेंगी तो संविधान से चलेंगी, व्यवस्था से चलेंगी, और व्यवस्था हमेशा तरीके से लोगों के हित के लिए चाहिए होते हैं। उसमें ओबीसी वर्ग हो, चाहे SC/ST वर्ग हो, चाहे मतलब उच्च वर्ग हो, तो सभी के साथ में सभी को समावेश संविधान से चीजें चलेंगी, कुछ खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि अगले चरण की वोटिंग से पहले कौन सी पार्टी किस मुद्दे को लेकर नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।